हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं या नहीं, अगर आप एक एस्पिरेंट भी हैं या फिर अगर आपको लगता है कि अपनी लाइफ में आपके सामने कोई चैलेंज है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही है, लक फैक्टर को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं, तो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं इनकी स्टोरी सुन के आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो सीख आज की स्टोरी से, जो कि एक रियल स्टोरी है, स्टोरी कहना यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा कि रियलिटी है, वो हमारे गेस्ट जो हैं वो आपको एक ऐसी ही अपनी एक जर्नी के बारे में आपको बताएंगे। सो मेरे साथ हैं आज सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि RJS 2024 में सिद्धार्थ सेलेक्ट हुए हैं। तो सिद्धार्थ के नाम के आगे जो प्रीफिक्स है वो लग चुका है RJS सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, कौन सी रैंक आई है आपकी, सबसे पहले तो ये बताइए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जहाँ तक रैंक की बात है तो रैंक 221 रैंक आई। तो सिद्धार्थ, एक पता है, जब आपके बारे में मैंने सुना, जब आपके फ्रेंड्स ने आपके बारे में बताया, तो वैसे तो मतलब हमारा पहले कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आपने बताया कि सर ऑनलाइन मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मुझे मतलब इक्वली मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मतलब वो एक एज ए टीचर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हम किसी की सक्सेस में थोड़ा बहुत ही सही कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो कर पा रहे हैं। तो एक आपका जो ना नाम सुन के जो मुझे सबसे पहले जो ख्याल आता है, अब आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की, जब हम बात करते हैं, है ना, तो कहते हैं कि उनका जो नाम पहले था वो सिद्धार्थ था, राइट। लेकिन जब वो निकल गए, जब वो बुद्ध बने, तो उसके बाद में उन्हें, जब वो बुद्ध बने, रियलाइजेशन हुआ, नॉलेज हुआ, तो उन्हें नाम, तो एक वो नाम जो था वो कनेक्ट हुआ मुझे। तो ये विजडम जो है ये मतलब कैसे आया? क्या सिद्धार्थ नाम का मतलब यही होता है कि इट्स ऑल अबाउट विजडम, नॉलेज? सर ये तो मतलब थोड़ी बड़ी बात हो गई, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि इट्स क्वाइट नॉर्मल। और मतलब ऐसे बुद्ध तो बहुत दूर की बात हो गई है, वो तो बहुत अलग लेवल पे हैं। पर हाँ, मतलब अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन वो तो बहुत दूर का लेवल है जो कि अचीव करना है, एक जर्नी है, पहुंचना है वहाँ तक। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है कि अगर कुछ हल्का सा भी अपनी लाइफ में कोई सेंसिबल लाइफ जी पाए तो वैसा कुछ। तो अब मेरे को सबसे पहले तो वो जानना है कि आपको इंस्पायर किसने किया कि इस जर्नी में आने के लिए, जुडिशरी में आने के लिए? हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर? सर एज सच कोई एक पॉइंट नहीं है जहाँ से इंस्पिरेशन मिली या फिर ऐसा कुछ हुआ कि बस अब तो यही करना है। बस ऐसे हमेशा से बचपन से था कि कुछ भी करना है, कुछ मस्त सा करना है, कुछ करते जाना है, ऐसे एक नॉर्मल लाइफ, मतलब ऐसे एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, कुछ अच्छा करते रहना है। तो बचपन से ही, स्कूलिंग के टाइम से ही था कि कुछ तो करना है, क्या करना है। पहले ही सबको लगता था, मैं बोलता था UPSC करना है, UPSC करना है। फिर UPSC बहुत कॉमन सा हो गया था, सब बोल रहे थे UPSC का IAS बनना है, IAS बनना है। तो मुझे लगा कि यार कुछ थोड़ा सा तो कॉमन हो गया है, थोड़ा अलग कुछ बोलते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। फिर लॉ से, क्योंकि हमेशा से ऐसे बढ़िया लगता था, पॉलिटिकल साइंस हमेशा से अच्छा लगता था। और मतलब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी सुनने में बहुत अट्रैक्टिव सा लगता था कि हाँ कुछ तो है। और फिर बचपन में बहुत शैतान से थे, तो टीचर्स भी बोलते थे तुम तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हो। तो वैसा सा कुछ था। फिर लगा कि 9th 10th में समझ में आया कि लॉ भी करके कोई स्ट्रीम होता है जहाँ पे पढ़ा जा सकता है, जाया जा सकता है। तो तब ये पता था कि लॉ कर सकते हैं, तो तब तक लॉ का सोचा, लॉ करते हैं। 12th के बाद जैसे क्रैश कोर्स टाइप लिया क्लैट के लिए, क्लैट दिया, क्लैट में हो गया। फिर वहाँ पे उसको छोड़कर इधर ही रूलेट का एग्ज़ाम दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, और फिर यहाँ से अपना 5 years परस्यू किया। तब तक भी कोई ऐसे स्पेसिफिकली नहीं था कि लॉ जुडिशरी करना है, बट ये था कि अब ठीक जगह आ गए हैं, लॉ कुछ ऐसा है जो पसंद आता है। कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस कर लेंगे, सब जगह इक्वली मैं ओपन था। प्रैक्टिस के लिए भी मैं इक्वली ओपन हूँ कि मुझे लगता है कि वहाँ पे भी मुझे मतलब कुछ इट इज समथिंग जो मुझे पसंद आने वाला है। और जुडिशरी भी ऐसा है कि अगर मिल गया है तो ये भी पसंद आने वाला है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जितना भी टाइम मैंने कॉलेज में स्पेंड किया वो ऐसे ही किया कि नॉर्मल जो जो एक्टिविटीज आ रही हैं, जैसे मूड्स आ रहे हैं तो मूड्स किए, स्टार्टअप्स वगैरह भी किए। गुड से एक्सपेरिमेंट किया पूरा? यस सर, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मतलब नोट्स का इनिशियली 2019 में तक तो कोविड नहीं आया था ना, ये ऑनलाइन तो सब कुछ कोविड ने किया है। तो तब तक पूरे ऐसे लगता था कि नोट्स वगैरह है नहीं। फर्स्ट ईयर में तो ये लगता था,
तो खुद से खुद का स्टार्टअप टाइप किया कि चलो ठीक है, नोट्स नहीं है तो नोट्स अपन खुद से करते करके और नेट पे डालते हैं करते हैं। अच्छा। तो वैसे सा कुछ किया, यूट्यूब वगैरह भी किया, सब कुछ किया, वेबसाइट की, और काफ़ी जजेस के साथ, रिटायर्ड जजेस के साथ इंटरव्यूज वगैरह भी किए। तो वो वाला फील्ड भी एक्सप्लोर किया, पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शंस वगैरह भी देखे कॉलेज में। तो ऐसा था कि जो मिल रहा है इस मोमेंट में उसको अच्छे से एंजॉय करते चलते हैं। फिर 4th 5th ईयर तक आने लगा कि अब चलो ठीक है, जुडिशरी भी एक तो देना ही है, मतलब एक अटेम्प्ट सीरियस होकर तो देना ही है, 1-2 अटेम्प्ट जितने भी होते हैं। तो फिर उससे 5th ईयर में लास्ट जब 5th ईयर एंड था तो JLO एग्जाम था, तो JLO का एग्जाम अटेम्प्ट किया। उस पर मीन्स हो गया, इंटरव्यू हम लोग दे नहीं सकते थे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर जुडिशरी का एग्जाम ठीक समय पे आ गया, सब कुछ ऐसे ऑटोमेटिकली ठीक टाइम पे होता गया। हम लोग उस वक्त फाइनल ईयर में थे, मार्च चल रहा था। एग्जाम दिया, प्रीलिम्स हो गया, अच्छे से हो गया। फिर मेंस के लिए प्रिपरेशन की, तो मेंस में थोड़ा इशू आया, वो सुप्रीम कोर्ट का जो सब कुछ हुआ, और फिर सब कुछ बहुत रैंडम हुआ। 24th को डिसीजन आया, 26 को इंटरव्यू दिया, 27 को रिजल्ट आ गया, पता ही नहीं लगा कब क्या हो गया। ये मेरे को ये तो जाननी है स्टोरी, जो सुप्रीम कोर्ट वाली स्टोरी है। ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये स्टोरी सुनने के लिए कि क्यों जाना पड़ा आपको। मतलब आप एक तरफ एग्ज़ाम भी दे रहे थे, जैसे कि सिद्धार्थ, होता क्या है कि जब कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है ना तो बड़ा स्ट्रेस्ड होता है, रिजल्ट को लेके स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस एंजाइटी होती है, मेरा होगा कि नहीं होगा। और आप तो मतलब हर फ्रंट पे लड़ रहे थे, एक तरफ आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो मतलब क्या आपने ये हुआ कैसे, मतलब ये स्टोरी कैसे यहाँ पे आई, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट वाली पूरी स्टोरी है? तो थिंग इज सर कि मुझे ये आइडिया था कि यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर जो कुछ इश्यूज हैं, तो ये मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से मेरे माइंड में था। बट मुझे था कि ठीक है, निकल जाएगा वैसे ही, उसमें ज़्यादा रिजर्वेशन की कोई जरूरत पड़ेगा नहीं। बट इशू ये आता है कि जब हम लोग मेंस और प्रीलिम्स का एग्जाम लिखते हैं तो एक स्क्राइब की हेल्प लेनी होती है। स्क्राइब एक पर्सन होता है जो कि जो भी आप बोल रहे हो उसको उधर जो भी आप बोल रहे हो उसको आंसर शीट में लिखता है। ओके। और इशू ये है कि स्क्राइब से आप मिलते नहीं हो एक बार भी। वो आपको बिल्कुल उस मोमेंट में जाके पता लगेगा कि कौन स्क्राइब है कौन नहीं है। और ये पूरा आपका लक पे डिपेंड है कि वो कौन, मतलब कौन होंगे, कितने, वो कैसे होंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोई ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं कर सकते अगर आपको वैसे मिल गया तो, मतलब वो पूरा आपका लक फैक्टर है एकदम। तो ये फैक्टर, और आपको कितना भी अच्छा स्क्राइब दे दें, आप वो उस लेवल को कम्पीट नहीं कर सकते जो आप खुद के आंसर खुद से लिख सकते हो। ट्रू। क्योंकि जब हम खुद से लिखते हैं तो बहुत प्रैक्टिस होती है। मैं मेरा आंसर अगर लैपटॉप से लिखूंगा तो मुझे लगता है कि मेरे को 3 घंटे भी नहीं चाहिए लिखने के लिए। पर जब स्क्राइब के साथ वही सेम आंसर लिखते हैं तो उसमें एक तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लेवल पे और उनके लेवल पे जो लिख रहे हैं वो अपना बहुत बेस्ट देके भी लिखें तो भी वो सेम लेवल मैच नहीं कर सकते। क्योंकि स्पेलिंग्स मैं अगर 3 घंटे में लिखवा रहा हूँ उनको तो मैं पूरा हर एक स्पेलिंग उनको बोल के तो नहीं लिखवा सकता कि ओ एफ ऑफ होता है, ये होता है। और फिर जो अपन लॉ में पूरा ब्रैकेट्स वगैरह आते हैं, सारे सब कुछ इशूज आता है। तो हम कितना भी कर लें 10-15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट का फर्क पड़ जाता है। तो प्रीलिम्स में तो क्योंकि ऑप्शन ही टिक करने होते तो प्रीलिम्स मेरा हो गया था बिना रिजर्वेशन के। पर मेंस में क्योंकि इतना डिफरेंस रहता है कि हर सब्जेक्ट में आप 10-10 नंबर कम से कम आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने ये सोच रखा था कि मेरा एक क्वेश्चन तो छूटने ही वाला है मेंस में हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का। तो मैं अपना पेपर 90 मार्क्स में से अटेम्प्ट कर रहा था। तो वो एक फैक्टर था जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है। अब वो मैनेज हो जाता है अगर एक साल और होता तो। बट अब ये बहुत जल्दी में प्रोसेस हुआ। 45 डेज ही मिले, 45-60 डेज जितने डेज थे। तो उतने डेज में बहुत ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन करना वो थोड़ा टफ था। बिल्कुल। अब ये इशू ये था कि रिजर्वेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन होता है जो कि हम क्लासेस के बेसिस पे देते हैं, लाइक SC ST OBC को देते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जो हम मतलब जो कि वर्टिकल कैटेगरी के अंदर से दिया जाता है। जैसे वुमेन हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गए, ये कोई भी कैटेगरी में हो सकते हैं ना। मतलब कोई भी वुमेन, कोई भी PWD, ये SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में हो सकती है। तो अपना जो वर्टिकल रिजर्वेशन है इसमें तो कोई इशू आ ही नहीं रहा है, ये तो पूरी प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो रहा था। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी एक्स सर्विसमैन और वुमेन के रिजर्वेशन में कोई इशू नहीं आ रहा है। पर PWD के रिजर्वेशन में हाई कोर्ट से ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी पिछले 8-10 सालों से। और इसमें हाई कोर्ट के भी कम से कम 5-6 एडवर्स जजमेंट थे और सुप्रीम कोर्ट का भी मेंस के 10 दिन पहले ही 2 जजेस की बेंच का एडवर्स जजमेंट आ गया। तो पूरा मेंस का प्रिपरेशन ऐसे हिल गया कि अब क्या करना है। अभी तक तो ये था कि चलो हाई कोर्ट के एडवर्स जजमेंट है उनको देख लेंगे, पर अब सुप्रीम कोर्ट को ही आ गया तो फिर लगा कि अब क्या होगा। तो अब इशू ये आ रहा था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अप्लाई करने में, PWD के रिजर्वेशन को अप्लाई करने में थोड़ी मतलब ऐसे
इंटेंशनली नहीं होगा वो पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी हाई कोर्ट के पार्ट पर, मिस इंटरप्रिटेशन यस मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे वो बोल सकते हैं उसको अपन, तो वो था। तो वो ऐसा कर रहे थे कि आप, उनका बोलना ये था कि आप अपना जो एग्जाम है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वो आप अपनी वर्टिकल कैटेगरी में क्लियर करो। लाइक मैं अगर जनरल से हूँ तो वो आप बोल रहे हैं कि आप अपना एग्जाम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जनरल की कट ऑफ पे क्लियर करो और हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे पीडब्ल्यूडी में। तो फिर लॉजिकली तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा ना। हाँ, अगर मैं अपना एग्जाम जनरल से ही क्लियर कर लूंगा तो फिर आप मेरे को रिजर्वेशन किस बात का दे रहे हो? ट्रू, दैट इज बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और हो ये रहा था कि लास्ट में जाके वो सारी सीट्स जनरल में कन्वर्ट हो जा रही थी, मतलब क्योंकि वो कैंडिडेट्स ही नहीं होते थे। हाँ, जो कि क्योंकि कैंडिडेट्स हैं उनको तो आपने जनरल में एग्जाम दिलवा दिया सारा, राइट। हाँ, तो फिर वो रिजर्वेशन तो मिल ही नहीं रहा ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डबल जज की बेंच ने अपहेल्ड कर दिया था उस वक्त, क्योंकि थोड़ा वो रिप्रेजेंटेशन का गेम है पूरा, ये लक फैक्टर भी होता है, रिप्रेजेंटेशन भी होता है और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फिर ये हुआ कि प्रीलिम्स में भी क्योंकि कुछ बच्चों का नहीं हुआ था जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से थे, वो लोग भी अप्रोच किए थे कोर्ट को और उनको इंटरिम रिलीफ नहीं मिल पाया प्रीलिम्स में, तो उनका एग्जाम रह गया क्योंकि वो मेंस में अपेयर ही नहीं कर पाए थे। तो मैंने मेंस दिया, मेरा 113.5 स्कोर रहा, तो जो कि 105 जो SC/ST के लिए कट ऑफ गई थी उससे ऊपर था, बिल्कुल उससे 8 मार्क्स 8.5। पर उन्होंने क्योंकि पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ ही इशू नहीं की, तो फिर वो हो गया कि आपको ईडब्ल्यूएस या जनरल में निकालना पड़ेगा एग्जाम। ओके, हाँ। तो ये फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, मेरे को लगा कि मैं खुद से ही जाऊंगा इस बार, क्योंकि खुद का बहुत फर्क पड़ता है। आप ऐसे मतलब हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिस्टम में है नहीं, तो एक हल्की मेंटलिटी है कि जैसे कोई सिंपैथी कर रहे हो, आप किसी पर एहसान कर रहे हो देकर। तो मेरा पॉइंट ये था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सिंपैथी नहीं कर रहे हो, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप जो लॉ के प्रोविजन है उसको बस सिंपली इंटरप्रेट करो जो कि आप गलत कर रहे हो। हाँ। तो हमने खुद से ड्राफ्ट किया, मतलब मैंने पूरी टीम हायर की अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोगों ने खुद से बैठकर हर चीज़ ड्राफ्ट की। हमने आइडेंटिफाई किया कि पहले कहाँ लैप्सेस आ रहे थे, कहाँ रिप्रेजेंटेशन में कमियां थी और क्या छूट रहा था जिससे सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी फेवरेबल डिसीजन नहीं आ पाया। तो वही हुआ, हमने अप्रोच किया 16 को फाइल की और फिर वो डेट्स चलती रही थोड़ी दिन। तो फिर 26 को लास्ट इंटरव्यू था अपना। 24 को हमें ये लगा कि अब तो आज डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आज नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। हाँ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम खुद से चलते हैं, मतलब मैंने खुद से, हम लोग गए, मेरा फ्रेंड है अंकित, उसने बोला कि अपन चलते ही हैं, जो होगा देख लेंगे, कुछ नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे, पर आज चलते हैं, और नहीं भी हुआ तो रिक्वेस्ट कर लेंगे चल के कि सर देखो एटलीस्ट सुनो तो सर ही 2 मिनट। तो हम लोगों का ये था, तो हम उस वाले मूड से गए वहाँ पे। लकीली बेंच ने सुना हमें, और इन पूरा हमें ये डाउट नहीं था कि हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, हमें ये था कि बस सुन लिया जाए हमें। तीनों जजेस ने पर्सनली, चंद्रचूड़ सर ने और मतलब पूरी बेंच ने ही अप्रिशिएट किया कि ये इतना चल कैसे रहा था अभी तक। तो उन्होंने उसको इंटरिम रिलीफ दिया उस दिन तो, और उन्होंने बताया इंटरप्रेट करते हुए कि आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो स्टैंड ही नहीं कर सकती कहीं पे भी। तो फिर 24 को रिलीफ मिला शाम को, 24 को फिर क्योंकि बार काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, तो वो सब बार काउंसिल में जमा थे। वो सब 25 को लिए वहाँ जाकर, और 26 को इंटरव्यू दिया। तो ऐसा लगा कि मॉक इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट में ही हो गया। तो सर वैसा सा कुछ रहा, और 27 को फिर रिजल्ट आ गया। हम लोग चिल थे एकदम, क्योंकि था कि अब ठीक है, एंजॉय तो कर ही लिया पूरा, अब होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर प्रैक्टिस तो करने के लिए हमेशा से है ही, सुप्रीम कोर्ट जा ही आए और हाई कोर्ट है ही अपना, तो ऐसा कुछ इशू नहीं। और फिर ये था कि मतलब ऐसा हाई कोर्ट के पार्ट पे कुछ इंटेंशनल नहीं था कि हम लेना नहीं है, बट वो होता है ना कि आपने देखा नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ, हो सकता है, हो रहा है। वैसे ही जजेस ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ नहीं, मतलब कुछ एरर है जिसको अगर करेक्ट किया जा सकता तो किया ही जाना चाहिए। फिर उस केस का रिजल्ट तो हो गया 27 को, फिर उसके बाद उस रिजल्ट को अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग में, और फिर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस भी इशू की, जो कि ना कि सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट पर, सभी हाई कोर्ट्स पर इक्वली अप्लाई होगी। मतलब आई थिंक वो रिपोर्टेबल जजमेंट आ गया एक सर। हाँ, वो उसमें पूरा एक, उसमें 2-3 जगह सुओ मोटो कॉग्निजेंस के लिए रखा था कोर्ट ने। तो कोर्ट ने उस पूरे सबको मर्ज करके और पूरा एक डिटेल जजमेंट दिया है, और जिसमें गाइडलाइंस तो आ गई है, और एक रिपोर्ट पूरा डिटेल जजमेंट उस पर आना बाकी है, जो कि रिजर्व कर रखा है। अच्छा, वो रिजर्व कर रखा है, तो वो आपके नाम से आएगा जजमेंट? नहीं सर, वो मेरे नाम से नहीं आएगा, वो सुओ मोटो पिटीशन में आएगा। अच्छा, वो सुओ मोटो पिटीशन, राइट। हाँ, तो उसमें भी मैंने लेटर लिखा था सीजीआई सर को, और उन्होंने मतलब बहुत ऐसे
फॉर्चुनेट था मैं कि उन्होंने उस लेटर को भी एक्सेप्ट किया और उसको ऐसे सुसुकी मोटो पिटिशन रजिस्टर। तो ये आपकी पिटिशन आपके लेटर से रजिस्टर हुई थी? सर इसमें बहुत सारे लेटर्स थे, जैसे इसमें एक तो राजस्थान के लिए जो पिटिशन थी वो मेरे लेटर से हुई थी, और कुछ बच्चों के साथ एमपी में भी इशू आया था, तो वो एमपी वाला एक लेटर था, वो भी उसके वहाँ से भी वो उसको मोटो पिटिशन रजिस्टर हो रखी थी। ये मैं सिद्धार्थ कई बार बताता हूँ, जब मुझे कहते हैं कि रिट पिटिशन जब फाइल होती है तो रिट पिटिशन फाइल करने के लिए पिटिशनर का लेटर भी लिख दिया है, यस सर, तो वो कोर्ट उसका खुद कॉग्निजेंस जो है वो ले सकते हैं, सीओ मोटो ले सकते हैं। तो बिल्कुल, तो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो आपने आज दिया है स्टूडेंट्स को, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आपको ऐसे लग रहा था कि हाँ जो भी होगा आई एम रेडी फॉर इट ना, आप इस तरीके सोच रहे थे कि हाँ सर, नथिंग टू लूज वाली बात थी ना, और मैं तो एकदम एंजॉय कर रहा था कि चलो ठीक है। अब जैसे मैंने कोचिंग नहीं ली, तो पर ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खुद से ही कर पा रहा हूँ आराम आप से। नर्वस नहीं थे मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा ये क्या? सर वो थोड़ा सा रहता है, ऐसा मैं बोल दूंगा कि नहीं था तो ये तो ऐसे झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी, बट ऐसा सच नहीं था कि ऐसे डू एंड डाई वाला कुछ कि बस करना ही है नहीं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट जाना वहाँ पर खुद से, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है लॉ बैकग्राउंड से या फिर कोई भी ऐसा, तो वो था कि ठीक है अगर एक बार जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा भी जा सकते हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मेरे को तो हमेशा से प्रैक्टिस बहुत लुक्रेटिव लगती है, मुझे प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं लगता कि या प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत हसल है, हसल तो है ही, हसल तो हर जगह है, और लेकिन वो एडवेंचर है वो आप कहाँ से ले आओगे दोबारा। तो ठीक है सब कुछ था, मॉक इंटरव्यू का मुझे था कि मैं दे सकता हूँ पहले, पर फिर लगा कि मैं वो मॉक इंटरव्यू वैसे में उलझ जाऊंगा तो फिर ये केस रह जाएगा, तो केस जरूरी है, और प्रिपरेशन बराबर ही थी, जजेस के सामने जाकर भी नर्वसनेस तो सेम ही फील होती है। तो सिद्धार्थ पता है मेरे को ऐसे लग रहा है कि जहाँ कलम की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं कलम चलाऊंगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी तलवार की वहाँ मैं हथियार भी उठाऊंगा। तो आपने लड़ाई जो थी वो तलवार, नॉट इन लिटरल सेंस, बट मैं वो फिगरेटिवली मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि आपने मतलब दो फ्रंट पे इस वॉर को लड़ा। एक तरफ आप एग्ज़ाम भी दे रहे थे और दूसरी तरफ आप जो अपनी लड़ाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी आप लड़ रहे थे। और ये पता है सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि लॉ का इंटरप्रिटेशन ही लॉ स्टूडेंट का सबसे पहला रोल जो उसका है कि उसको लॉ की सही इंटरप्रिटेशन करनी है। और सिद्धार्थ ने बड़ी एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन करी उस लॉ की, और जहाँ पे गलती लगी सिस्टम में, अब यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि जब तक कि हम लोग खुद सिस्टम की गलतियाँ नहीं बताते कि ये एक मिस्टेक हो रही है, तो तब तक वो गलती शायद रिमूव नहीं हो पाती है। तो सिद्धार्थ ये जो आपने एक स्टेप लिया है ना, मुझे अब जैसे कि आपने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर गाइडलाइंस भी इशू कर दी, तो इससे सिर्फ आपका ही नहीं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा, जो अब तक शायद इससे उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाया, लेकिन एटलीस्ट आपने एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा सेट किया है उनके लिए कि आने वाले टाइम में उन लोगों के साथ में जो शायद कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, अब उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। सर बस मेरे को लगता है कि मुझे तो एक भगवान ने जरिया बनाया, बाकी सब कुछ चीज़ें अपने आप हुई। और यस मैं यहाँ पे एक सिद्धार्थ आपके साथ में ना एक स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगा, मुझे बड़ी स्ट्राइक हो रही है अभी कि एक महाभारत की स्टोरी है ये, जिसमें कि कर्ण जो है ना वो कृष्ण भगवान से कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है ना, मेरे साथ मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया, मुझे किसी और ने पाला, उसके बाद सब लोगों ने मेरी कास्ट के बेसिस पे मेरा मजाक बनाया, और बहुत सारी मतलब मुझे सूत पुत्र, कर्ण को महाभारत में अगर आपने पढ़ा हो तो सूत पुत्र कहते थे, तो मेरे साथ कितना गलत हुआ, तो फिर और मेरे साथ तो गलत ही गलत हुआ, अच्छा तो हुआ ही नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम अगर अपनी बात करो तो मेरी स्टोरी सुनो, कि मैं तो जेल में पैदा हुआ है ना, अपनी माता पिता से दूर रहा, उसके बाद मैं जंगलों में रहा, अपने घर को छोड़ा, मैं द्वारका गया, द्वारका बसाई। तो उन्होंने कहा, एक मैसेज उन्होंने दिया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट इट, आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं इसको सही कर सकता हूँ, ताकि जो बाकी के जो लोग हैं या जो आने वाली जनरेशन है उनको ये सेम प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस केस के थ्रू ये बात स्टैब्लिश की है कि वो गलत ना तो मेरे साथ हो, और मेरे साथ साथ जितने और भी बाकी लोग हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं किसी मिस्टेक की वजह से, किसी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ गलत हो रहा था, तो आगे गलत ना हो। बहुत बार सिस्टम में खामी होती है और हम उसकी सिर्फ कंप्लेन करते हैं और हम कंप्लेन करके चुप हो जाते हैं, बट उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक्शन जो था वो सिद्धार्थ आपने लिया है, वो रियल में एक बहुत कमेंडेबल बात है।
और मैं ये पूछूंगा कि मतलब इतनी करेज कहाँ से लाते हो आप कि मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट जाके मैं एकदम ऑनरेबल सीजेआई को मैं लेटर लिखूंगा, ये सब मतलब कहाँ से आती है इतनी करेज आपके अंदर? सर हम लोग मूवीज़ देखते हैं, हमें कौन सी मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती है जिसमें सब कुछ एडवेंचर होता है, जिसमें सब कुछ ऐसा होता है। तो सेम लाइफ भी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ एडवेंचर हो, जिसमें सब कुछ सस्पेंस हो, जिसमें थोड़ा थ्रिल सा कुछ हो, जिसमें सेंस बने लाइफ का आपकी। तो वैसा ही ठीक है, अगर आपको पता है कुछ गलत हो रहा है, आप फिर भी बोल रहे चलो ठीक है होने दो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो अप्रोच भी ठीक आप हो सकती है ठीक हो, पर मेरे को लगता है कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लेना चाहिए ना। हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। नहीं तो अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सिद्धार्थ, कि बहुत सारे मतलब आपकी बैच के बहुत सारे जो आरजेएस हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, सो मैंने उनसे ना एक बात पूछी कि आपका क्या सोचना था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमें जुडिशरी करनी थी, सिर्फ जुडिशरी करनी थी। और बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स भी हैं वो इतना प्रैक्टिस को प्रेफर नहीं करते। आपने बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया है, यू आर सेइंग ये नहीं हुआ तो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप मतलब आप डर नहीं लगा आपको, ऐसे सोचा कि प्रैक्टिस में स्ट्रगल होता है, 5-10 साल स्ट्रगल करना पड़ता है फिर जाके कहीं? सर मेरे को लगता है कि कंडीशनिंग ही वैसे हुई है। लाइक मैंने 2018-19 में पैरालंपिक्स खेला था, जिसमें स्टेट और नेशनल दोनों में ऐसे फॉर्चुनेट रहा, में मेडल्स वगैरह थे। अरे वाह, तो छुपे रुस्तम हो आप तो। तो सर उस वक्त भी मुझे जॉब ऑफर हुई थी सेक्रेटरीट में। हाँ। तो मैंने उस वक्त भी छोड़ दिया था कि ठीक है, मतलब अभी नहीं, लॉ करना है। लॉ का उस वक्त चढ़ा था कि लॉ तो करना ही है, बाद में देखेंगे जो करना है। तो और पैरालंपिक्स में भी ऐसे था, फ्यूचर तो था ही, क्योंकि स्पोर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट था मुझे। और तब तक थोड़ा मतलब ऐसे डेवलप होना भी स्टार्ट हो गया था, और थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ऐसे सब कुछ सपोर्ट टाइप मिलने लगा था, और था मतलब फ्यूचर था आगे के लिए भी। वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें बहुत कम प्रिपरेशन थी, और उतने में उतना मिला तो बहुत कुछ हो सकता था वहाँ पे। तो वो छोड़ा, और उसके बाद मतलब ऐसे था कि कोई ऐसे जुडिशरी भी अब कोई डेस्टिनेशन, ऐसे अंत तो है नहीं किसी चीज़ का। ऐसा तो है नहीं कि जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, काम तो यहाँ पे भी आके पूरा उससे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन का मतलब ही क्या, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उस चीज़ को। तो वही काम आप अल्टीमेटली सर्व कर रहे हो, आप अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो आप कॉन्ट्रीब्यूट करने के कोई भी मेथड हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके कर लो या फिर आप इधर आके कर लो। अगर आपका एम कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप कैसे दोनों ही तरीके से वो कर पाओगे। तो अच्छा, आपका इंटरव्यू कैसा रहा जब आपने आरजीएस का इंटरव्यू दिया? आप तो मॉक इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट में दे आए थे, तो क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे थे आपसे? सर मेरा मिक्स में रहा। उन्होंने जाते ही मुझसे बोला कि आप स्टार्ट करो, आप हिंदी में बोलोगे या इंग्लिश में बोलोगे? तो मैंने बोला सर कुछ भी चलेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर हिंदी में बात करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि चलो स्टार्ट करो, जब तक हम ना रोके राजस्थान के बारे में बोलते रहो। तो ठीक है, मैंने 1-2 मिनट तक बोला, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है रुक जाओ। फिर उन्होंने अपना इंटरनेशनल लॉ से कुछ क्वेश्चन पूछे, यूएन के बारे में कुछ पूछा। फिर उन्होंने थोड़ा पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जजेस के नाम आप जो कि राजस्थान से डेजिग्नेट होके गए हैं। फिर उन्होंने थोड़ा पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चीज़ें पूछी, और थोड़ा पूछा कि पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा चीज़ें पूछी, प्योर पॉलिटिकल सेंस नहीं, बट पॉलिटी के बारे में मतलब बोल सकते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा पूछा कि आप केस कौन सा मतलब जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बैठकर। तो फिर उस वक्त मैरिटल रेप चल रहा था, और वो मैरिटल रेप की जो हियरिंग चल रही थी वो मेरे केस के आसपास ही चल रही थी। अच्छा। तो मैं खुद के केस के चक्कर में वो केस भी प्रॉपर सुन रहा था, क्योंकि पता नहीं था कब नंबर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो वो मेरा एकदम वैसे था कि ठीक है। तो मैंने बोला सर इस केस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो सर ने बोला कि क्या होना चाहिए बताओ, मैरिटल रेप पे रेकग्नाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो मैंने वो सेफ रिप्लाई किया कि सर ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये है। सर ने बोला कि अब देखो ये मेरा लास्ट इंटरव्यू ऑलमोस्ट, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ले लिए हैं, इससे पहले भी बहुत इंटरव्यू ले लिए हैं, तो आप सेफ रिप्लाई देके तो नहीं बच के जा सकते, आपको लॉ तो बनाना पड़ेगा आज यहाँ बैठकर। तो लाइक बताने का पर्पस ये है कि वो एनवायरनमेंट को बहुत चिल्ड रख रहे थे। उनका ऐसा नहीं था कि बस आपको मतलब आपको हटाना है, टर्मिनेट, उनको मतलब ऐसा वो पर्पस नहीं था। उनका पर्पस था कि आपका बेस्ट वो निकलवा पाए आपके अंदर से। तो उन्होंने एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट किया, और फिर हमने उस पर डिस्कशन किया, उस पर सोल्यूशन निकाला कि सर क्या हम उस पर कर सकते हैं, और फिर वो मतलब ओवरऑल इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। तो आपके केस के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा कि आपका नहीं सर, मेरे से तो मेरा नाम भी नहीं पूछा। अच्छा। और ना फेवरेट सब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा पर्सनल क्वेश्चन एक भी नहीं था। ना फेवरेट सब्जेक्ट, कुछ हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन हुए, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सब इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटी और जी के, मतलब इन सबसे क्वेश्चन हुए। तो
उन सबसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन केस के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन आप वो भी उसके लिए प्रिपेयर्ड थे आप? यस सर, वो तो ऐसा था कि वो तो सबसे इजी सा कुछ हो जाएगा अगर पूछ लेंगे, तो वही कर रहे हैं इतने दिनों से। और वही कर रहे हैं, और क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो आप बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी आपकी अलग अलग केसेस को लेकर। यस सर। तो वैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वैसे? सर मेरे को तो सभी बढ़िया लगता है, जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जैसे मुझे लगता है कि मेरे को क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। बट मैं जब सिविल पढ़ता हूँ तो मेरे को सिविल में लगता है कि इसमें क्या खराबी है, ये भी बढ़िया ही तो है। तो ये मैं कई बार ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, मैं सिविल पढ़ाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं सर सिविल अच्छा है, सर सिविल अच्छा है। तो मैं कहता हूँ क्रिमिनल पढ़ोगे तो वो भी अच्छा लगेगा, और ये तो होता ही होता है। तो वैसे सर, तो मतलब आप भी जब बता रहे थे ना, तो आप कैसे पढ़ते थे? यूट्यूब पे आपने बताया कि लेक्चर तो मतलब देखते थे आप, ढूंढते यस थे? सर। तो मेरा जो भी पूरा है वो जैसे अपना क्या होता है कि दो तरीके के हो सकता है। तो अभी एक तो होता है अपना फिजिकल जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं लोग, एक होता है ई बुक्स, हर पीडीएफ, मतलब पीडीएफ हो गया, ई बुक्स हो गई, वीडियो लेक्चर्स हो गए। मतलब मेरा वीडियो लेक्चर्स पे बहुत कम फोकस रहता था क्योंकि वीडियो मेरे को थोड़ी नींद आ जाती है। पर हाँ, अपना ये टेक्स्ट मोड जो है वो मुझे सूट करता है। और टेक्स्ट को पढ़ने का मेथड ही होता है कि हर फोन में और हर जो डिवाइसेस आजकल आ रहे हैं, कंप्यूटर, फोन, हर में एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, प्री इंस्टॉल्ड हैं, जो कि जो भी स्क्रीन पे शो होता रहता है उसको वो रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा। और ये एक्सेप्शनल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आपके फ़ोन में भी है, मेरे फ़ोन में भी है, सबके फ़ोन में है, और सबके कंप्यूटर में ऐसा होता है। तो वो जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो वो सेम फ़ोन सेम कंप्यूटर को एक्सेसिबल बना देता है। Okay. जो भी स्क्रीन पे शो होगा, जो भी मतलब जो भी इमेजेस से लेकर टेक्स्ट में जो भी शो होगा वो उसको रीड कर देगा। अच्छा, आई रियली वांट टू नो दिस। जैसे मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने फ़ोन करते ही बोला सर मैंने, है ना, आप पहचान गए एकदम Yes, से। तो मतलब ये मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। आपने फिर आप कैसे एक्सपीरियंस करते थे? मतलब अगर मैं कुछ पढ़ा रहा होता था तो आपने कुछ देखा था, आपने जैसे कि बताया, तो वो भी इसी टेक्निक से आप जो बता रहे हैं उसी को फॉलो करते थे? नहीं, लाइक सर आप यूट्यूब पे जो भी बता रहे हो, हाँ। उसमें अगर बोर्ड भी का भी यूज हुआ है, पर आप जो भी बता रहे हो, जो भी लिख रहे हो वो बोल तो रहे हो। लाइक अब मूवी, अपन जैसे नॉर्मली मूवी देखते हैं अपन, तो मूवी देखने के लिए जरूरी नहीं है ना कि हर एक सीन का एग्जैक्ट ठीक बताना जरूरी हो। आपका माइंड आपको स्टोरी तो क्रिएट कर ही रहा है पीछे से। तो आप जब पढ़ भी रहे हो, आपने मान लो कि हम जैसे मैंने आपकी क्लास देखी, आपने उसका कुछ बोर्ड पे कुछ प्रिपोर्शन उसका बोर्ड पे भी लिखवा दिया है, कुछ किया, बट अगर आपने वो क्लास पूरी देखी है तो आप नोट्स तो कनेक्ट कर ही पा रहे हो ना अल्टीमेटली। तो वैसा सा कुछ रहता था कि आप जिस कुछ लिखवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप उसको बोल भी रहे हो। हो सकता है कि एक दो सेंटेंस नहीं बोलो, कुछ हो जाए, पर अगर आपने वो पूरा सुना है तो आप वो एक दो मिसिंग सेंटेंस को खुद से फिल कर सकते हो। राइट। तो वो जो विजुअलाइजेशन है, वो आप पूरा विजुअलाइज कर लेते हो उसको? हाँ सर, वो तो ऐसे लगता है कि हो जाता है आसानी से। और बाकी टेक्स्ट मोड मेरे को सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि वो टेक्स्ट पे थोड़ा कंट्रोल रहता है खुद से। और अब क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ बुरा किया है, बट एक काम जो कोविड ने अच्छा किया कि कोविड ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, टेक्स्ट से भी बना दिया। यस सर। और वो उस प्रोसेस को शायद 10-5 साल लगते, कोविड ने उसको बहुत एक्सपेक्ट कर दिया जी। मतलब मेरे को लगता है AI 2030-35 में कहीं आता है, तो कोविड ने उसको बोला कि जल्दी लाते हैं। तो वो बहुत ऐसा फायदा रहा। अब जैसे सब कुछ ही अब बेरेक्ट है जितने भी, तो अब कुछ अलग नहीं है। जैसे बेरेक्ट जो भी हैं तो वो सारे बेरेक्ट तो अवेलेबल ही हैं ऑनलाइन में। तो अल्टीमेटली पढ़ना बेरेक्ट ही है आपको। बुक्स हैं तो सारी जो भी अच्छी बुक्स हैं उनका मतलब ई बुक में वो सब कुछ अवेलेबल है ही। कुछ नहीं है तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप बेरेक्ट से पढ़ लो, वीडियोस देख लो, नोट्स भी मिल जाते हैं आजकल, तो सब कुछ नोट्स नहीं मिलते तो खुद से बना लो। तो ऐसा कुछ अलग मतलब अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो मतलब सिद्धार्थ, फिर रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? उसके बाद में फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपके भाई तो यही है अभी हमारे सामने, बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? और क्या मतलब रिएक्शन बदला, जो जिनका रिएक्शन पहले डिफरेंट होता था, राइट? और अब वो मेरे को एस्पेक्ट ज़रूर जानना है कि एक सक्सेस मिलने के बाद में जब कहते ना कि एक तरफ पर्सपेक्टिव बदल जाता है, लोगों का ओपिनियन बदल जाता है, तो वो कैसे आपने एक्सपीरियंस किया? सर रिजल्ट के टाइम हम लोग घूम रहे थे जोधपुर, एंजॉय कर रहे थे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी ऐसे आ जाएगा। हमें तो रात को ही आएगा, मतलब क्योंकि प्रीलिम्स का भी बहुत शायद रात में ही रिजल्ट आया था। तो वैसा था कि हाई कोर्ट ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं चाहता बच्चों को, तो रात में निकालेंगे आराम से। तो वैसा सा कुछ सोचा था, बट वो आ गया और फिर सब लोग बहुत ऐसा खुश रहे, खुद सबने मतलब घर पे, और हम लोग जो गए हुए थे, हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा से सेलिब्रेट किया। फिर हम लोग 2-3 दिन रुकने का सोच रहे थे जोधपुर, तो फिर वो कैंसिल करना पड़ा, घर पे आना पड़ा, क्योंकि घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उन्हें सब बधाइयाँ दे रहे थे।
वो नॉर्मली सर होता है वो, ठीक है, सबको करना पड़ता है। मेरे लिए शायद नॉर्मल था, क्योंकि ऐसा था कि चलो ठीक है, हो गया ना, मतलब क्या है, मतलब पर इट्स ओके, मतलब हाँ हो गया ठीक है। मतलब थोड़ा खुशी तो होती है। अब मैं ऐसे बिल्कुल वो बोल दूं कि नहीं नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ी खुशी होती है, पर ऐसा था कि चलो ठीक है, हो गया, मतलब अच्छा है। पर घर पे सब लोग खुश थे, तो अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता ठीक है हो गया अच्छा है कोई बात नहीं क्या हो गया, तो उनकी खुशी के साथ खुश मैं भी बहुत था, और खूब इंजॉय किया, खूब ऐसे सेलिब्रेट अच्छा, किया घर पे। रिलेटिव्स का और आसपास वालों का क्या रिएक्शन था, ये मुझे क्वेश्चन पूछना होता है। रिलेटिव्स का सर ऐसे तो सब लोग बहुत ऐसे बढ़िया हैं। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस जो हम बोल देते हैं ऐसे, उसमें मेरा रोल तो सबसे कम है। मतलब मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सब, सिर्फ उनकी सबके कंट्रीब्यूशन को। वाह, मेरा तो कुछ नहीं है सर, मैं तो ऐसे ही बस, मुझे रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है, मैं आके बोल पा रहा हूँ, और मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, बाकी जो है कंट्रीब्यूशन वो तो सभी लोगों का है। तो मतलब आपके जो फैमिली है, रिलेटिव्स फैमिली हैं, है, फ्रेंड्स हैं, सब लोग, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको? मतलब सब, मतलब बहुत अच्छे हैं सब लोग, सबने बहुत ऐसे, नॉर्मली भी देख लें सर, हम लोग अगर हम लोग अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं तो घर पे वो एनवायरनमेंट मिलना, आपको सब चीज़ें टाइम पे मिल रही है, आपको हर चीज़ अपना, हम तो सिर्फ खुद का शेड्यूल बना सकते हैं ना कि हमको 5 बजे उठ के पढ़ना है, बट 5 बजे उठ के पढ़ने के लिए आपको 25 चीज़ें और चाहिए होती है। आपको चाहिए होता है कि आप जो भी सुबह का अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हो टाइम पे मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, आपके साथ साथ 5 लोग और होते हैं जो कि आपके रूटीन के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन, मतलब आप उसको ऐसे अनरिकग्नाइज नहीं छोड़ सकते। तो अब सिद्धार्थ आगे क्या प्लान है, मतलब आगे क्या सोचा है, मतलब क्या आपको लगता है कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे जुडिशरी में? सर मुझे लगता है कि मैं अगर अपना, मतलब हर दिन, बहुत दूर का नहीं सोच सकता अभी, पर हर दिन जो मेरे को जो टास्क मिलेगा, अगर मैं उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ कर पाऊँगा, मतलब पूरी ऑनेस्टी और एम्पैथी के साथ अगर मैं कर पाऊँगा, तो मैं अपने आप में एकदम फुलफिलिंग ऐसे महसूस करूँगा। बहुत लंबा नहीं सोचता कि ये कर देना है, वो कर देना है, ये कर देना है, वो ठीक है, वो जब होगा तो वो अपने आप से हो जाएगा। बट अगर हर केस को एक सिर्फ फाइल की तरह ट्रीट ना करके, हर केस को एक उस एंगल से देखकर कि क्या हम कर सकते हैं, ह्यूमन एंगल से। हाँ, ह्यूमन एंगल उसको देखकर, और सिर्फ एक फाइल ना देखकर, अगर ऐसा हर केस को मैं कर पाया तो मैं अपने लिए मानूंगा कि चलो ठीक है, मैंने फुलफिलिंग लाइफ जी ली है। नहीं, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, ये मतलब ये जो एस्पेक्ट्स थे ना, ये बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और ये इन्हीं से मतलब पता लगता है कि आपने जैसे कि बोला कि मेरा कोई इतना लॉन्ग टर्म का भी नहीं बोलना चाहिए, जो टास्क मिलेगा उस टास्क को मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगा। और ये आपने जो बताया रिजल्ट भी आया तो आप एकदम ग्राउंडेड कि बस बाकी लोग खुश हैं, ठीक है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे लिए आई कैन डू इट। अगर ये था कि हो जाएगा, मतलब अब इतना हो रहा है, नहीं तो 24 को हियरिंग क्यों होगी, इतने दिन से तो नहीं हो रही थी, आज ही क्यों हो रही है वो, ऐसे सडन लास्ट मोमेंट पे हो रही है। और तुरंत हाई कोर्ट ने भी उसको ऐसे नहीं कि चलो डिले करते हैं, वो करते हैं, तुरंत जैसे ऑर्डर आया 1 घंटे में मेरे पास फोन आ गया कि आपका ऑर्डर हमको मिल गया है, और आप अपना इंटरव्यू का देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, 26 को आपको शेड्यूल कर रहे हैं, कॉल लेटर आपको अभी भेज देंगे करके। तो हाई कोर्ट ने भी फिर कोऑपरेट किया पूरा अच्छे से, और फिर जब सब चीज़ें हो रही होती है तो फिर हो जाती है। तो आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो सिद्धार्थ? सर मैं ऐसे बहुत क्लियर कट आंसर नहीं दे सकता, बट मुझे लगता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पता नहीं किसके हाथ में होते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है, और होना होगा तो जो जिनके हाथ में जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी हो जाएंगे, और नहीं भी होना होगा तो ऐसा कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ वो, अगर खुद के हाथ में जो फैक्टर्स है वो फुलफिलिंग कर पा रहे हैं, मैं अपना देखता हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता तो क्या हो जाता उससे, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि कुछ दुनिया बदल जाने वाली थी, क्या हो जाने वाला था, कुछ नहीं होने वाला था। थोड़े दिन 2-3 दिन थोड़ा दुख होता कि यार क्या हो गया, इतने सुप्रीम कोर्ट गए, पैसा नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, टाइम बर्बाद हो गया, तो 5-10 दिन इतना ही होता ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वापस कुछ शुरू कर देते, प्रैक्टिस कर लेते, फिर प्रिपरेशन कर लेते, पर कुछ ऐसे खत्म नहीं होने वाला था कि बस दुनिया खत्म हो गई है। तो ऐसा जब कुछ नहीं होने वाला था तो फिर मतलब ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि दुनिया आप ही चला रहे हो, आप जो करोगे वो हो जाएगा, बट जो भी होगा उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा, ये एकदम सर्टेन है। आपका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में हाँ, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। मुझे लगता है कि 222 लोगों का सिलेक्शन हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 222 लोग ही थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, बहुत लोग थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, पर अब ठीक है, मतलब सारे फैक्टर्स नहीं अलाइन कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर पाए तो कल भी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो कुछ बहुत अच्छा करें। तो
ये तो बड़ी आपने अलग बात कही और बड़ी इंस्पायरिंग बात कही। अच्छा सिद्धार्थ, कई स्टूडेंट्स ना, मैं अभी जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं डेली मिलता हूँ, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ना हम अपने आप को ना मोटिवेटेड नहीं रख पाते थ्रू आउट दी प्रिपरेशन। 1 महीने रख पाते हैं या 10 दिन रख पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपनी प्रिपरेशन में। तो अब जैसे कि हम उनको पढ़ाते डेली हैं, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा मोटिवेशन कम हो रहा है ना, कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप कैसे कंसिस्टेंट रहे? और क्या मतलब आपको लगा कि मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है पढ़ने में या कम? जैसे आपने बताया जो आप टेक यूज़ कर रहे थे, तो क्या उस टेक को यूज़ करने की वजह से क्या आपको ज़्यादा टाइम लगता है समझने में बाकी लोगों के कंपैरिजन में? यस सर, तो 2 क्वेश्चन हो गए, मोटिवेटेड कैसे रखे और कंसिस्टेंट कैसे रखे, और क्या मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। 3 क्वेश्चन हो गए सर। मोटिवेशन का मुझे लगता है कि मोटिवेशन पेन किलर टाइप की दवाई है। अगर आप बाहर से मोटिवेशन ढूंढने जाओगे तो वो पेन किलर टाइप हो गया, तो आपके पेन को वो दबा देगा पर कुछ ठीक नहीं करेगा। तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको हमेशा खुद की लाइफ के पास्ट इवेंट देखने चाहिए कि यार मैंने कल भी कर लिया तो आज भी कर लूंगा, उसमें क्या बदल रहा है। अगर आपने कल कर लिया, आप यहाँ तक भी आए हो तो कोई एग्जाम तो क्रैक करके आए होंगे ना। हाँ। तो तब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, तो आज जुडिशरी का एग्जाम कौन सा ऐसा अलग हो गया जो नहीं हो पाएगा। तो ये तो मोटिवेशन वाला बात हो गया कि आप अपने अंदर से देखो, और जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है आपके आसपास, आपके घर में, बहुत दूर क्यों जाना होता है मोटिवेशन देखने के लिए कि मतलब कोई एक्स पर्सन ने ये कर लिया, किसी प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी मोटिवेशन स्पीकर ने ये बोल दिया। वो तो बिल्कुल ऐसा है कि आपने सुन लिया तब 2-10 मिनट तक मोटिवेशन रहेगा आप में, फिर आप वापस आपको, क्योंकि आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल चाहिए था जो जिससे आप खुद रिलेट कर पाओ, आपका माइंड रिलेट कर पाए। तो आपका माइंड जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएगा वो आपकी खुद की जर्नी, प्रीवियस जर्नी, या आपकी फैमिली के आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो कुछ ऐसा किया उनके एग्जाम्पल से वो रिलेट कर पाएगा। तो मोटिवेशन तो हमेशा अगर ढूंढना है तो खुद के इनर साइड से ढूंढना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हुआ, मैंने क्या किया कल तक, तो कल तक जो कर दिया वो आज भी हो जाएगा और कल भी हो जाएगा। तो ये तो मोटिवेशन वाला एस्पेक्ट हो गया। सेकंड था कि कंसिस्टेंसी। सर मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी ही की है, बाकी तो सब ठीक है, होता रहता है। मतलब कोई कितने देर पढ़ रहा है, कोई कितनी देर पढ़ रहा है, वो तो सब बहुत अलग अलग बातें हैं, बट कोई कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये मैटर करेगा। तो कंसिस्टेंटली पढ़ना और कॉन्शियसली पढ़ना, जैसे मैंने ऐसा किया था कि मैं अपने कॉलेज में सब कुछ कर रहा था, पर सब कुछ में पढ़ाई भी आती है। तो जो जो सब्जेक्ट्स आते जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त मैंने बुक से पढ़ा एमपीजन से। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि पसंद था, तो वो ऑब्लिगेशन नहीं थी कि मुझे एमपीजन से पढ़ना है, इतनी मोटी बुक है, दिखाना है, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं था। जितना मुझे पसंद आया, अच्छा लगता रहा था, उतना मैंने एमपीजन से पढ़ा। फिर लगा कि अब चलो ठीक है, ज़्यादा हो गया, टाइम नहीं मिल रहा है, तो किसी दूसरी बुक से पढ़ा। तो जो जो सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं कॉलेज में, अगर हम उनको उसी वक्त पढ़ते जाएं तो जुडिशरी में कुछ अलग तो पूछ ही नहीं रहे, ट्रू, वही तो पूछ रहे हैं जो कॉलेज में पूछ लिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छे अवतार सिंह वगैरह आप लिख सकते हैं, या कोई भी जो उस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं, अगर आपने कॉलेज में उनको अच्छे से पढ़ लिया है तो ऐसा कुछ बाद में पढ़ने के लिए बचता नहीं है। तो कंसिस्टेंट, आप ऐसा नहीं है कि 10 दिन कंसिस्टेंट रह लिया और सिलेक्शन हो जाता है। कंसिस्टेंसी भी कंसिस्टेंसी मांगती है। ट्रू। तो आपको कंसिस्टेंट बहुत लंबे टाइम तक होना पड़ता है, और कितनी देर पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग हैं जो 10 घंटे पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं जो 16-17 घंटे भी पढ़ते हैं, पर उससे कुछ बदलता नहीं है। बट आप कितना रेगुलर पढ़ पा रहे हो एक उसके साथ, वो मैटर करता है। तो मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ता, मैं खूब इंस्टाग्राम पे चलाता हूँ, मैं खूब यूट्यूब पे चलाता हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल आइडियल बच्चा नहीं हूँ कि बस पढ़ाई करते हैं करके। मेरे को तो ऐसा था कि मैं प्रीलिम्स से 7 दिन पहले भी इंस्टाग्राम चला रहा था, और मेंस के टाइम भी मतलब ऐसे खूब यूज़ कर रहे थे। ठीक है, आपको आपका देखना पड़ता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। आपको मस्ती करना भी इक्वली पसंद है। तो अगर आपको, जैसे मेरा था कि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जब स्ट्रेस होता था तो मैं खेलने चला जाता था बाहर क्रिकेट टाइप। तो मेरा, क्योंकि मुझे वो थोड़ा चिल करता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, थोड़ा मैंने क्रिकेट खेला तो मेरे को तो लगा कि चलो ठीक है मैं नॉर्मल हो गया, तो मैं वापस पढ़ पाता हूँ। तो आपको जो सूट कर रहा है उसमें प्रिपरेशन के बीच में अपने आपको, ऐसे मेंटल हेल्थ जरूरी है, मेंटल हेल्थ सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। तो आप कितना अपने आपको ऐसे कूल काम रख पा रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि कितना आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हो। देखो सब में सी कनेक्शन भी है। यस सर। तो एक क्वेश्चन और था उसमें कि टाइम, आपको ज़्यादा टाइम लगता था बाकी लोगों के कंपैरिजन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो वो तो नहीं है, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जैसे कि आपने बताया ना कि फ़ोन पे आप, यस सर, जो लेकिन जितना मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़ने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है। सेम ड्यूरेशन पे जितना आप पढ़ पा रहे हो मैं भी पढ़ पा रहा हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बल्कि शायद मैं आपसे जल्दी पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कंप्यूटर से पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर की स्पीड को मैं तेज कर सकता हूँ, बहुत फास्ट कर सकता हूँ, और बहुत फास्ट पे सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आदत पड़ गई है। हाँ, आपने अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कर लिया। हाँ, तो शायद जो 10 पेज पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट लग रहा है, मैं उसको शायद 5 मिनट पढ़ सकता हूँ। तो ये वाला एस्पेक्ट था। बट अब जो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, जैसे टेस्ट सीरीज में क्या होता था कि कुछ जगह, मतलब मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया बिल्कुल भी, और कोचिंग का भी, तो जैसे नोट्स जो होते हैं वो कुछ प्रिंटेड, वो हैंड रिटन टेक्स्ट होता है। हाँ। तो हैंड रिटन टेक्स्ट को पढ़ने के लिए अभी कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। तो अब वो नहीं है तो नहीं है, आप उसको लेकर नहीं बैठ सकते कि यार ये तो है ही नहीं। हाँ। तो वो नहीं है तो क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी है, उसका सब्स्टिट्यूट तो हर चीज़ का है। तो आप बाकी सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाओ, और क्या नहीं है की जगह क्या है वो देख लो, और हो जाएगा। ये इतना आपका जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, ये कहाँ से आई है, ये इतना पॉजिटिव बन माइंडसेट? जाता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है आपको। अल्टीमेटली आपको अगर बढ़िया से जीना तो है ना, आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आप चाहते हो कि मैं जीऊँ और बढ़िया से जीऊँ, तो आप आपके माइंड को बताओ कि मेरे को बढ़िया से जीना है। माइंड अपना एआई की तरह है, उसको इंस्ट्रक्ट करो कि भाई मेरे को बढ़िया से जीना है। अब कैसे जीना है वो बताएगा आपको कि भाई तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और हो जाता है। आई एम रियली ग्लैड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपने इतना अच्छा एक मैसेज दिया सर कि प्रिविलेज है मेरा। जो सिद्धार्थ ने बोला, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि अवर माइंड इज़ लाइक एआई। और जो आपने बताया कि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि जब माइंड को बोलते हैं कि हमें ऐसा करना है, तो माइंड ऐसा हमारे लिए सारे रास्ते बना देता है। यस, चाहे वो किसी भी एक्सटेंट तक जाना हो, कि आपने एक लिमिट सेट नहीं किया आपने, है ना? क्योंकि सिद्धार्थ एक्चुअली होता ना कि बहुत सारे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी एक एपीओ का एग्जाम हुआ था। यस, तो एपीओ के एग्जाम में आरपीएससी ने पहले ये कहा था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई, और उसके बाद में क्या हुआ कि आरपीएससी ने ये कहा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्जाम के लिए। यस सर। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कहा, तो अब कहा कि सर इसको चैलेंज करना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल चैलेंज कीजिए। अब कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया, जिन्होंने चैलेंज किया उन्हें हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, और जिन्होंने चैलेंज नहीं किया वो बाकी लोगों के भरोसे बैठे थे कि बाकी लोग पिटिशन फाइल करेंगे तो तब उनको भी शायद वो बेनिफिट मिल जाए, बट उनको बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा कि ठीक है जो पिटिशनर्स हैं उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा, दे आर एलिजिबल फॉर प्री एग्जामिनेशन, और बाद में वो मेंस भी दे पाएंगे। सो ये जो सिद्धार्थ में आपसे बात करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि एक्शन टेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना स्टूडेंट सोचते हैं कि कौन हाई कोर्ट जाएगा, कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट जाने का आइडिया जब डिस्कस किया फैमिली के साथ में, तो क्या रिएक्शन था? नहीं मतलब सर, फैमिली का तो हमेशा ऐसे राय किया तुम्हें जो करना है करो, बट लाइफ में ये मत बोलना कि यार ये तो कर सकते थे ये नहीं किया। तो हाँ, तो लॉ जब चूज करने था, करियर चूज करने का था, अभी भी ये था कि तुम्हें जो करना है करो, लॉ करना है लॉ करो, ये करना है वो करो। लेकिन जब आपको इसको चैलेंज करना था, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, तो तब क्या रिएक्शन था सबका? तो आपने किसको अप्रोच किया, कैसे ढूंढा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कौन मेरे को रिप्रेजेंट करेगा? एओआर की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, तो वो सब आपने कैसे फिगर आउट किया कि मेरा केस कौन लड़ेगा? ये सर सब एज फार एज फैमिलीज कंसर्न तो वहाँ से तो कोई लोड था ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, अगर तुम्हें लगता है चैलेंज करना है तो कर दो, हार जाएंगे जीत जाएंगे, कुछ नहीं होता। तो वो तो ऐसा था कि आप खुद से डिसाइड करना है। पापा ने बोला कि तुम्हें करना है कर लो, और ये मत सोचना कि यार कल ये कर लेते तो क्या होता था, मतलब फेवर में रहता। तो अगर लगता है कि 10% चांस है, 5% चांस है, तुम्हें चांस लेना लगता है कि चांस ले सकते हैं, तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक रही लॉयर चूज करने की बात, तो वो मैं थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, तो लिंक्डइन पे मैं काफ़ी देखता रहता था कि कैसे है कैसे नहीं है। तो मैं बहुत सारे एडवोकेट्स को मैंने अप्रोच किया उस वक्त, तो कुछ ने मैंने बात भी की, केस डिस्कस किया। फिर एक सर हैं राहुल बजाज, एडवोकेट राहुल बजाज, ऑक्सफर्ड से मतलब उन्होंने किया है अपना, और शायद उन्होंने मतलब ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट वो शायद ऑक्सफर्ड गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और उन्हें भी विजुअल इम्पेयरनेस है। अच्छा। और वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर के साथ जुडिशियल क्लर्क भी थे, और उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सेसिबिलिटी को लेकर उन्होंने उनका ऐसे बहुत की रोल रहा है। तो लकीली मैं उनसे मिला मतलब लिंक्डइन पे, और मैंने उनको मैसेज किया, सर ये इशू है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सर ने बोला कि ठीक है, जजमेंट तो बहुत सारे अगेंस्ट में है, पर केस जेन्युइन है, तुम देख लो। मैं खुद से तो आर्ग्यू कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, क्योंकि वो तो जुडिशियल क्लर्क रह चुके हैं वहाँ पे। राइट, हाँ। तो बोला कि मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें टीम दे सकता हूँ जो कि आर्ग्यू करे। और फिर उन्होंने हेल्प की, और हमने बैठकर वो ड्राफ्ट बनाया, और पूरी टीम हायर की, थोड़ा देखकर थोड़ा उनका भी गाइडेंस रहा। फिर हमने बाकी लॉयर्स को भी अप्रोच किया, कपिल सिब्बल सर को भी, बट वो टाइम मैच नहीं कर पा रहा था।
तो फिर हमें जो रिसोर्सेज मिले, शादान फरासत सर हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मतलब ही वॉज ऑल्सो ऐसे बहुत एक्साइटेड कि करते हैं ना अपन, बढ़िया सा कुछ है ये। तो हमारी पूरी टीम ने बिल्कुल ऐसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। हम लोग वहाँ पे भी 24th को भी मतलब इतना टाइम केस को हो गया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 24th को भी हमने इमरजेंसी मीटिंग की लास्ट में जाते जाते कि अगर हमें सुना ही नहीं जाता तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो वैसा सा भी हम लोगों ने किया कि हम सुन के तो आएंगे वापस आज, चाहे हम 4-5 बजे जब जजेस उठ रहे हो तो हम उनको बोल दे सर देखो 2 मिनट तो देनी पड़ेगी आपको। तो वैसा सा कुछ था। तो मैं पता है आपको, एक सुप्रीम कोर्ट में एक और एडवोकेट हैं, सारा सनी नाम है उनका, एडवोकेट सारा सनी, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अगर आप लिंक्डइन पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। वो इंडिया की ऐसी पहली एडवोकेट हैं एंड शी कैन नॉट स्पीक, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस में उन्होंने आर्ग्यू किया था और उसके लिए आर्ग्यू करने के लिए उन्होंने ट्रांसलेटर की हेल्प ली थी और मतलब पूरी बेंच जो थी वो बड़ी इंप्रेस हुई थी उनसे। तो ये जो लोग कई बार ये भी बात जब कहते हैं कि तुम आर्ग्यू बहुत अच्छा करते हो, तुम तो बोल ही नहीं सकते, यू कांट स्पीक, है ना, और अच्छा बोलता है तो बोलते हैं कि तुम आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। तो एडवोकेट सारा सनी जो है वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, उन्होंने भी इतना बड़ा एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे सेट किया है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस में आर्ग्यू जो है वो कर चुकी हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स जब मैं ऐसे सुनता हूँ ना, तो मैं सिद्धार्थ जैसे आपसे बात करते करते मैं सोचने लगा कि हम लोग पता नहीं क्यों कंप्लेन करते हैं, हम लोग पता नहीं क्यों कंप्लेन करते हैं, हम लोग शायद अपने दिमाग की सही प्रोग्रामिंग नहीं करते, हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं एंड वी डोंट थिंक अबाउट कि देखो सॉल्यूशन भी है और अगर माइंड से सॉल्यूशन मांगेंगे तो माइंड हमें सॉल्यूशन जो है वो ज़रूर देगा। अब सर इस केस में मैं बताना चाहूँगा कि इस केस में 2 तरीके हो सकते हैं देखने के। एक तो हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि हम कहाँ रह गए, कितना हम पीछे रह गए हैं, कि हम वो एक इवेंट 2024 में जो इवेंट हुआ है वो अब हो रहा है 2024 में। मतलब ट्रांसलेटर जैसे फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट में 24 में मिल रही है, 2024 में। बिल्कुल, मतलब आप ये देखने वाली बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट आपका जो हाईएस्ट लेवल है, जो बेस्ट से बेस्ट आपको फैसिलिटी मिल सकती है, तो बाकी जगह क्या हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट उन्होंने किया, उन्होंने अपने एफर्ट्स किए। अब ये हो सकता है कि आगे से कम हम ऐसा करें कि बाकी हाई कोर्ट्स ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करें खुद से, बाकी कोर्ट्स जो वहाँ पे ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं जो कि आनी ही नहीं चाहिए। मतलब आप किसी की डिसेबिलिटी कैसे देख सकते हो, आपको उनमें एबिलिटीज नहीं दिख रही क्या, तो आपका फोकस जब तक गलत जगह शिफ्ट रहेगा तब तक आप अपना फोकस सही जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप एज ए सिस्टम फेलियर फेस कर रहे हो। सिद्धार्थ, आपकी जो ये पॉजिटिव एनर्जी है कंटेजियस है एकदम, बिल्कुल मैं इतना खुद पॉजिटिव फील कर रहा हूँ जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि हम लोग बात करते जाएं क्योंकि बड़ा एक पता डिफरेंट एंगल मिला। पता है जितने स्टूडेंट्स से हमने बात की, आरजीएस में सिलेक्शन हुआ, दे ऑल ओवर लाइक के हाँ सर हमने बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, सबके अपने अपने स्ट्रगल थे एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, लेकिन आपका जो स्ट्रगल है ये एक अलग लेवल पे रहा है, अलग लेवल पे रहा और एक अलग अलग आप लेवल पे फाइट कर रहे थे और अपने माइंड को ही प्रॉपर कूल रख के आप इंटरव्यू भी दे के आए, आपने अच्छा से इंटरव्यू भी दिया एंड यू वेरी रिलैक्स कि ठीक है ये हो जाएगा, ये मैं कर लूँगा। तो आगे का भी आपने प्लान बता दिया। तो अभी सिद्धार्थ, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और जो लोग कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मैं कैसे करूँगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स इस बात की कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर कोचिंग नहीं है, या मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है ना, जॉब से टाइम नहीं मिल पा रहा, ये बहुत सारे लोग बात कहते हैं। उन सबको आप क्या मैसेज दोगे एक अपनी साइड से? सर 2 चीज़ें, एक तो मेरा स्ट्रगल नहीं था, मेरा तो सिर्फ एडवेंचर था। अरे वाह। और जहाँ तक रही मैसेज की बात, तो सर देखो सबकी जर्नी अपनी अलग अलग है, सब अपने लेवल पे अपना बेस्ट दे रहे हैं। बस समझने वाली बात यह है कि या तो हम आज बेस्ट दे लें या फिर आज एक्सक्यूजेस देके कल रिग्रेट कर लेंगे। तो हम ये जो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं था वो नहीं था, तो ठीक है सबकी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है किसी के पास सच में ही ना हो, पर हम फोकस अगर शिफ्ट कर पाए कि हमारे पास क्या नहीं है, से क्या है में, आप ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, कुछ तो है ही ना आपके पास, कुछ तो है आपके पास, तो आप वो कुछ है पर अगर फोकस करोगे तो एग्जाम जुडिशरी का इतना टफ नहीं है, निकल जाएगा। तो और जहाँ तक नहीं प्लीज बोलिए। हाँ यस सर, तो बाकी यही सबकी जर्नी अलग अलग है। मैं ऐसे बहुत प्रीच करने की उसमें नहीं हूँ, मेरा हो गया तो ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी बताऊंगा और सब पे अप्लाई हो जाएगा। पर हाँ, हमें यही है एक्सक्यूजेस, मतलब हमें जेन्युइन भी हो तो उसको एक्सक्यूज की तरह ट्रीट कर लेना चाहिए
कि ये जो हमें नुकसान दे रहा है वो हमको बोलना चाहिए कि एक्सक्यूज़ है, ख़त्म बात। जो हमें फ़ायदा दे रहा है वही सच है, जो हमें नेगेटिविटी दे रहा है वो हम उसको बोल दें कि ये हमारे एक्सक्यूज़ हैं, हम इसको ट्रीट ही नहीं कर रहे, हमारे लिए मैटर नहीं करता। सिद्धार्थ, मैंने एक पोस्ट कहीं देखी थी सोशल मीडिया पे, वो था उसमें कंपैरिजन था कि एक तरफ पेन ऑफ हार्डवर्क है और एक तरफ पेन ऑफ रिग्रेट है। तो पेन ऑफ रिग्रेट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है पेन ऑफ हार्डवर्क से। तो अगर वो आपको रिग्रेट वाला पेन नहीं चाहिए तो आप हार्डवर्क वाला पेन ले लीजिए। यस, लाइफ एक ही है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, ऐसे कोई 300-400 साल नहीं मिल रहे हैं किसी को जीने के लिए। तो जितना है जो है उसमें बेस्ट कर सकते हो, मस्त एकदम अपने जो बेस्ट पोटेंशियल अनलीश कर सकते हैं वो हमें कर लेनी चाहिए। तो अभी आप क्या करते हो, मतलब सिलेक्शन हो गया उसके बाद में आप कैसे एंजॉय कर रहे हो? सर मैं थोड़ा बुक्स पढ़ रहा था। अच्छा। अभी मतलब थोड़ा फिक्शन, नॉन फिक्शन, और थोड़े जजमेंट्स 5 साल में पढ़े नहीं। अब तो लगा कि जितने पाप किए हैं उनको ठीक करने का समय आ गया। तो जजमेंट्स वगैरह देख रहे थे थोड़े से, और थोड़ा बाकी जो थोड़ा ऐसे सोशल होने की कोशिश, थोड़ा अपना ओवरऑल अभी बहुत जुडिशरी के चक्कर में बहुत ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह छोड़ दिया था, तो थोड़ा वो वापस किया। और सोशल मीडिया चला रहे हो? सर वो तो छोड़ा ही नहीं था। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ये सब तो छोड़ा ही नहीं थे। थोड़ा तो यूट्यूब, तो सर मेरे को लगता है कि यूट्यूब नहीं देखा तो क्या देखा। तो मतलब मूवीज वगैरह आपको फुल देखते हो, मूवीज वगैरह सारी? हाँ, मतलब कोई सेंसिबल लगती है तो मूवीज वगैरह। और एआई का मुझे काफ़ी है कि एआई को एक्सप्लोर करने में मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। तो एआई नया नया आ रहा ही है, कुछ हर दिन तो कुछ नया आ जाता है। कभी डीक सीख आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। तो वो सब एक्सप्लोर करने का काफ़ी ऐसे शौक है, तो वो भी चलता रहता है। और थोड़ी बोरियत भी होती है, बुला नहीं रहे कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यस सर। तो अब ट्रेनिंग भी आपकी जल्दी शुरू होगी? यस सर, ऐसी उम्मीद की जा सकती है सर। हाँ, ट्रेनिंग भी जल्दी शुरू होगी और उसके बाद में तो फिर आप एकदम बिजी हो जाओगे फिर पूरे उस प्रोसेस में। सर लगता है कि हो ही जाए बिजी, अब टाइम हो गया है। नहीं, बिल्कुल जल्दी हाई कोर्ट आप लोगों को बुलाएगा, ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा आपकी। लेकिन तब तक ये जो टाइम है, इस टाइम कोई प्रॉपर एंजॉय कीजिए, बुक्स पढ़िए, और जैसा कि आपने बताया कि जजमेंट पढ़ रहे हो, उससे और आपका जो नॉलेज है वो इन्हांस हो रहा है। लेकिन सिद्धार्थ, सबसे ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी बात लगी कि देखिए अलग अलग कोर्ट्स में, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितनी बार मैं कोर्ट्स में गया हूँ, और मतलब इतने 12-13 सालों में जितने मैंने कोर्ट्स को देखा है, जजेस को देखा है, तो एक क्या होता है कि जजेस भी बहुत लोग बनते हैं कोर्ट में, एडवोकेट्स भी बहुत जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट बन जाते हैं, क्योंकि वो रीज़न क्या होता है कि उनका जो एक पर्सनल जो एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आप में कि जब आपकी कोर्ट में जो भी लिटिगेंट्स आएंगे या एडवोकेट्स आएंगे, और आपको यू हैव टू मेक श्योर दिस कि आप इसको बरकरार रखें कि वो जब आपकी कोर्ट में आए और जब कोर्ट से जाएं हियरिंग के बाद में, तो वो एक पॉजिटिव, मुझे लगता भी है बिल्कुल कि वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे। वही मैं बोलने वाला था कि अभी सिर्फ मैंने बोला है, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन जब मिलेगा जब मैं कर पाऊंगा। हाँ। तो अभी तो सिर्फ बोलने की बात थी, बोलने में तो बहुत आसान होता है बोलना अच्छी बातें। तो मैं वेट कर रहा हूँ उन दिनों का जब मैं कर पाऊंगा और वो सेटिस्फेक्शन एंजॉय कर पाऊंगा, जब आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। यस, बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी केस के जजमेंट को आने में बहुत टाइम लग जाता है। Yes, बहुत सारे केसेस जो सालों साल चलते हैं, तो तब जितने भी लोग आपकी कोर्ट में आ रहे हैं, आप उनसे कैसे डील कर रहे हैं, आप उन एडवोकेट्स को कैसे गाइड कर रहे हैं, और जो लिटिगेंट्स हैं, जो नए जूनियर एडवोकेट्स हैं, एंड आई एम वेरी श्योर जूनियर एडवोकेट्स जो आपसे मिलेंगे, आप उनको डेफिनेटली गाइड करेंगे सर। क्योंकि मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ सर। अरे नहीं, उम्मीद नहीं, आपका जो माइंडसेट है, जो आपने जो बातें बताई, जो आपकी सोच है, वो मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है आपके थॉट्स में, जो आप बता रहे हो मुझे, आपकी बातों में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो सिद्धार्थ, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको हम बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर, प्रिविलेज पूरा मेरा ही है। नहीं, ये प्रिविलेज सिद्धार्थ मेरा और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उन सबका है। एंड आई रियली विश कि सब लोग आपकी स्टोरी ज़रूर सुने और इस बात को समझें कि हम लोग अपने माइंड को अगर प्रोग्राम कर लें तो हमारा माइंड जो है वो अपने आप हमें रास्ता दिखाएगा, और एक जो पॉजिटिव अप्रोच रखना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ के लिए और मैं सिद्धार्थ को थैंक यू बोलना चाहूँगा, सिद्धार्थ और उनके ब्रदर को, कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ जाए, क्योंकि आज का दिन ही हमारे पास अवेलेबल था। तो जब मैंने सिद्धार्थ को कॉल किया तो ही एग्रीड कि ठीक है सर, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आज ही आता हूँ। और सिद्धार्थ आज स्पेशली अपने ब्रदर के साथ टाइम निकाल के ऑफिस आए
और इस इंटरव्यू के लिए, इस वीडियो के लिए। तो सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर्स प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपको, थैंक यू सभी लिसनर्स को, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप क्या बोल पा रहे हो, कितना बोल पा रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपको कितना लोग सुन पा रहे हैं, तो वो सुनने वालों की महानता है कि वो सुन पा रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अच्छा, मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन और सिद्धार्थ पूछूंगा। व्हाट डज सिद्धार्थ नेम्स स्टैंड? सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? सर संस्कृत में बोलते हैं सिद्धस्य से अर्थ है करके। तो वैसे तो बहुत बड़े बड़े मतलब हो सकते हैं जो हम उसका निकालना चाहें, बट मैं बहुत ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता कि वो बहुत गौतम बुद्ध से कनेक्ट करता हुआ सब कुछ वैसा सब। वो बहुत बर्डनसम फील होता है कि इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है खुद से फिर। तो हाँ, मतलब बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, नाम के बहुत सारे हैं, पर मेरे को लगता है कि जो आप कर रहे हो उस हर काम को अपने उससे करते जाओ। मतलब आप हर काम को ऐसे, मतलब क्या बोलूं सर, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है कि हर काम को अपने बेस्ट उससे करते जाओ, सिद्धार्थ से अर्थ है। तो ये तो मतलब आपने उसको चरितार्थ तो कर दिया है सिद्धार्थ, ये बात तो मैं अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी आप इसी को, इस स्ट्रीक को आप कंटिन्यू रखोगे। बिल्कुल। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।